पाम आइलैंड का वो मशहूर फेयरमाउंट होटल जहां कभी दुनिया भर के अमीर लोग ठहरते थे, आज वहां एक मैसिव एक्सप्लोजन देखा गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दिया है। इन सब से हमारा यानी एक आम हिंदुस्तानी का क्या लेना देना। इसको जियोपॉलिटिक्स में इंडियाज़ नाइटमेयर सिनेरियो कहा जाता है। इमेजिन कीजिए, दुबई दुनिया का सबसे आलीशान और सेफ शहरों में से एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस चमकते हुए शहर का आसमान आतिशबाजी से नहीं बल्कि आग और धुएं से भर गया है। जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, पूरी दुनिया सांस रोके बैठी है। पाम आइलैंड का वो मशहूर फेयरमाउंट होटल जहां कभी दुनिया भर के अमीर लोग ठहरते थे, आज वहां एक मैसिव एक्सप्लोजन देखा गया। दुबई एयरपोर्ट जैसी हाइपर सिक्योर जगह को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। बुर्ज एआई अरब के ठीक ऊपर हवा में ड्रोन्स और मिसाइल आपस में टकरा रहे हैं और उनका जलता हुआ मलबा आम लोगों पर गिर रहा है। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड डिजास्टर मूवी का सीन नहीं है, ये आज की रियलिटी है। एक ऐसी रियलिटी जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ला खड़ा किया है। वेलकम टू फाइल नंबर 420। आज हम बात करेंगे उस आग की जो मिडल ईस्ट से उठी है और जिसका धुआं सीधा हमारे और आपके घरों तक पहुंचने वाला है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दिया है। इस जॉइंट मिलिट्री कैंपेन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और यूएस ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया है ये कोई एक दिन की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। ये तब तक चलेगा जब तक ईरान की मिलिट्री पावर मिट्टी में नहीं मिल जाती। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उन्होंने काउंटर अटैक में 1137 मिसाइल्स और 209 सुसाइड ड्रोन्स यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज की तरफ दागे। सोच कर देखिए, 1100 से ज़्यादा मिसाइल्स। शुक्र मनाइए यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम का जिसने 1132 मिसाइल्स को हवा में ही राख कर दिया। लेकिन जो थोड़ी बहुत मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट होने के बाद बचे, उन्हीं के मलबे ने आज पूरे दुबई और आबू धाबी में आग लगा रखी है। आबू धाबी में तो इस मलबे की वजह से एक सिविलियन की जान भी चली गई। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग टर्निंग पॉइंट आया ईरान की राजधानी तेहरान में। तेहरान, इस्फहान और क्योम जैसे शहरों पर लगातार बॉम्ब गिर रहे थे, पर टारगेट सिर्फ मिलिट्री बेसेस नहीं थे। अमेरिका और इजराइल ने वो कर दिया जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोला अली खामेनेई के प्राइवेट कंपाउंड पर डायरेक्ट पिन पॉइंट स्ट्राइक की गई। खामेनेई उस वक्त अपने ऑफिस में थे और अब ये ऑफिशियल हो चुका है। ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद रोते हुए कंफर्म किया है कि उनके सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंद। इस हमले में सिर्फ खामेनेई नहीं बल्कि उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती की भी जान चली गई। साथ ही एक टॉप सीक्रेट डिफेंस काउंसिल मीटिंग चल रही थी जहां ईरान की सेना के सबसे बड़े कमांडर्स मौजूद थे। वो पूरी की पूरी काउंसिल एक ही स्ट्राइक में ख़त्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर स्टेटमेंट दिया, द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। आज ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक यानी नेशनल मॉर्निंग का ऐलान हो चुका है। लेकिन वहाँ की सड़कों पर अजीब सा मंजर है। एक तरफ लोग रो रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इस मौत से जश्न भी मना रहे हैं। ऐसा क्यों, इस पर हम आगे आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब से हमारा यानी एक आम हिंदुस्तानी का क्या लेना देना। दोस्तों, यही तो सबसे डरावनी बात है। ये जंग उनकी है पर इसकी सबसे भारी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। गल्फ़ देशों में जैसे यूएई, कतर, कुवैत
और बहरीन 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। वहाँ जो लोग अभी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर मिसाइल्स गिर रहे हैं, वो हमारे भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार हैं। अकेले इजराइल में 18,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं। इंडिया की एम्बेसी ने स्ट्रिक्टली ऑलमोस्ट क्वेश्चन की एडवाइजरी जारी कर दी है और इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी जेब पर। इंडिया अपना 50% से ज़्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल लगभग 26 लाख बैरल हर रोज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से मंगवाता है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। इसको जियोपॉलिटिक्स में इंडियाज़ नाइटमेयर सिनेरियो कहा जाता है। अगर ये तेल का रास्ता रुका तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छुएंगे। हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा गिर जाएगा। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कोइंसिडेंस देखिए। इस अटैक से ठीक पहले 25-26 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल के दौरे पर थे। वो नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, उनकी पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे और रियूटर्स की रिपोर्ट बताती है कि अटैक की प्लानिंग इजराइल ने हफ्तों पहले ही कर ली थी। यानी पीएम मोदी जब वहाँ थे तब ये प्लान बन चुका था। अज़ादुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस लीडर्स अब यही सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया जो हमेशा न्यूट्रल रहता था, इस अटैक से ठीक पहले इजराइल जाना क्या दुनिया को एक गलत मैसेज नहीं दे रहा। लेकिन जब पॉलिटिक्स और शतरंज का ये खेल चलता है तो सबसे बड़ा नुकसान आम इंसान का होता है। ईरान के मिनाब शहर में दिन के वक्त एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बॉम्ब गिरा दिया गया। कम से कम 100 छोटी बच्चियां मारी गई, 100 मासूम जाने। और इस ट्रेजेडी के ठीक बाद इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करता है, इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। क्या एक प्राइमरी स्कूल पर बॉम्ब गिराना सेल्फ डिफेंस है दोस्तों? वेस्टर्न मीडिया की इस हिपोक्रेसी को आपको समझना होगा। दोस्तों, ये आग आज नहीं लगी है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में हो गई थी, जब ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स कर रही थी। करेंसी 40% गिर गई, खाने के दाम 72% बढ़ गए थे। वहाँ की आम जनता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसके जवाब में ईरान की सरकार ने अपने ही 30,000 से ज़्यादा लोगों पर गोलियां चलवा दी। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हेल्प इज़ ऑन द वे, और अब वो ईरान की जनता को कह रहे हैं कि व्हेन वी आर फिनिश्ड टेक ओवर योर गवर्नमेंट। अमेरिका का ये पुराना बहाना है कि वो वहाँ के लोगों को डिक्टेटरशिप से आज़ाद करवाने और डेमोक्रेसी लाने आए हैं, पर अपना दिमाग दौड़ाइए। याद कीजिए साल 2003 की इराक वॉर, याद कीजिए लिबिया को। सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी भी बहुत क्रूर डिक्टेटर्स थे, लेकिन जब अमेरिका ने वहां डेमोक्रेसी लाने के नाम पर इन्वेड किया तो क्या हुआ? वो देश आज तक आज़ाद नहीं हुए। वहाँ नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हो गए और आम जनता की ज़िंदगी नरक बन गई। क्या आज ईरान का हाल भी वही होने वाला है? क्या एक मिलिट्री इन्वीजन और फॉरेन इंटरफेरेंस कभी किसी देश को आज़ादी दिला सकती है, या ये सिर्फ पैसे, तेल और पावर का एक डार्क गेम है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका इस पूरे मिडल ईस्ट क्राइसिस पर क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको रियलिटी का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा अगली फाइल में। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग।